हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कैटलिस्ट को, जिसको हमने देखा था। उसमें खास करके हमने सब्सटेंस के बारे में बात करी थी कि कोई सब्सटेंस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक प्रमोटर बोलेंगे, और जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम करता है उसे हम क्या बोलेंगे, कैटालिटिक इनहिबिटर बोलेंगे। ठीक, और साथ में हमने उसकी कैटलिस्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बहुत सारी वो भी देखी थी। उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, आपको उसको पूरा रटना है, समझना है, लॉजिकल उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर के साथ इफेक्ट क्या होगा, क्या वो जो टेम्परेचर के साथ बढ़ता है या कम होता है, इस तरीके से उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या वो किसी रिएक्शन को इनिशिएट करता है, इस टाइप के उसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटालिसिस जो हमने कंसिडर किया था लास्ट लेक्चर में, उसके टाइप्स को। ठीक, तो कैटालिसिस का मतलब क्या था, फिनोमेना ऑफ अल्टरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड एज कैटालिसिस। ठीक, तो ये कैटालिसिस जो हमारा है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में। ठीक, सो सबसे पहले हम कैटालिसिस जो है उसको क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में। एक होता है होमोजेनस कैटालिसिस और दूसरा होता है हेटेरोजेनस कैटालिसिस। होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस। इसके अलावा भी बहुत एक दो तीन टाइप्स है कैटालिसिस के, हम बाद में कवर करेंगे क्योंकि मेजर हम इसी को स्टडी करते हैं, होमोजेनस कैटालिसिस एंड हेटेरोजेनस कैटालिसिस को। तो पहले इसको देखते हैं। होमोजेनस कैटालिसिस का मतलब क्या है कि व्हेन reactant and catalyst is present in same phase, उस टाइम पे जो कैटालिसिस होगा, उस टाइम पे जो रिएक्शन होगा उसे हम बोलेंगे होमोजेनस कैटालिसिस। मतलब क्या है कि रिएक्टेंट और जो हमारा कैटालिस्ट होना चाहिए वो सेम फेज। अब सेम फेज का मतलब सेम स्टेट ऑफ मैटर की हम बात करें। ठीक, जैसे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट अगर लिक्विड है तो कैटालिस्ट भी लिक्विड होना चाहिए, रिएक्टेंट अगर हमारा सॉलिड है तो हमारा कैटालिस्ट भी सॉलिड होना चाहिए, रिएक्टेंट अगर हमारा गैस है तो कैटालिस्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए। अब इसमें से जो सॉलिड वाला पोर्शन है, रिएक्टेंट सॉलिड होना चाहिए और कैटालिस्ट सॉलिड होना चाहिए, ऐसा हमें नहीं दिखेगा क्योंकि सॉलिड सॉलिड के बीच में रिएक्शन करवाना बहुत क्या है, डिफिकल्ट। तो हम सॉलिड लिक्विड में रिएक्शन करवा सकते हैं, लिक्विड लिक्विड में रिएक्शन करवा सकते हैं, लिक्विड गैस में या गैस गैस में रिएक्शन करवा सकते हैं। तो रिएक्टेंट हमारा लिक्विड हो तो कैटालिस्ट भी क्या होना चाहिए, लिक्विड। रिएक्टेंट हमारा गैस हो तो कैटालिस्ट भी क्या होना चाहिए, गैस। अगर ऐसा है तभी उस टाइप के रिएक्शन को, कैटालिटिक रिएक्शन को हम बोलेंगे होमोजेनस कैटालिसिस। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे मान लो हमने ले लिया सल्फर डाइऑक्साइड, उसको कंबाइन किया ऑक्सीजन के साथ और इससे हमने बना दिया SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक, इसके लिए जो कैटालिस्ट लगता है वो प्लेटिनम लगता है, सॉलिड। क्या लगता है, प्लेटिनम सॉलिड लगता है, या फिर हम इसमें दूसरा भी यूज करते हैं, दैट इज वेनेडियम पेंटॉक्साइड V2O5। अब ये अगर हमने सॉलिड किया तो ये हमारा होमोजेनस कैटालिस्ट नहीं होगा। ये बताने के लिए मैं देखो, क्योंकि ये गैस है, ये गैस है और ये क्या है, गैस है। अब ये गैस फेज में, ये सॉलिड फेज में, तो ये हमारा होमोजेनस कैटालिस्ट नहीं बनेगा। यहाँ पे अगर हम दूसरा कैटालिस्ट यूज करें जिसका फेज सेम हो, जैसे कि हमने यहाँ पे यूज कर लिया क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। सो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और ये तो प्रोडक्ट हमारा है ही। हमें लेना देना किससे, रिएक्टेंट और हमारा कैटालिस्ट, दोनों क्या है, गैस फेज में है। तो दोनों जब गैस फेज में होंगे तो उस पॉइंट पे इस रिएक्शन को या फिर इस कैटालिटिक रिएक्शन को हम बोलेंगे होमोजेनस कैटालिसिस। ठीक है, समझ में आया। मान लो गैस के बजाय हम लिक्विड ले लेते कोई सब्सटेंस, जैसे आपने हाइड्रोलिसिस करवा दिया इथाइल एसीटेट या फिर मिथाइल एसीटेट का, तो C2H5COO यहाँ पे ले लिया CH3, CO क्या ले लिया, CH3। तो यहाँ पे क्या बन गया, मिथाइल प्रोपियोनेट बन गया ये। ठीक, ईस्टर बन गया। इस ईस्टर का हमने क्या करवाना है, हाइड्रोलिसिस करवाना है। ठीक, तो यहाँ पे ये भी लिक्विड है, ये भी क्या है, लिक्विड है। ठीक, और यहाँ से बनेगा प्रोडक्ट। जब हाइड्रोलिसिस होगा तो ये टूटेगा यहाँ से और टूट के क्या बनेगा,
C2H5 COOH क्या बन गया, प्रोपियोनिक एसिड, प्लस यहाँ पे क्या बन गया CH3OH, अल्कोहल बनेगा, मिथेनॉल बनेगा। अब ये भी लिक्विड ही है और यहाँ पे भी क्या होगा, लिक्विड। और इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए हमें कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। वो कैटलिस्ट यहाँ पे हम यूज करते हैं कोई भी एसिड, जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर लिया मान लो क्या HCl, क्या यूज कर लिया HCl, ठीक ठीक। तो HCl जो हमने यहाँ पे यूज किया ये हमारा क्या है, कैटलिस्ट है ना। तो ये HCl भी किस फॉर्म में या फिर किस फेज में, लिक्विड फेज में। तो अब आप देखो ये भी लिक्विड और ये भी क्या है, लिक्विड। तो रिएक्टेंट और हमारा कैटलिस्ट किस में है, प्रेजेंट लिक्विड में। तो इस टाइप के कैटालिटिक रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, होमोजेनस कैटालिसिस। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो आपके पास केन शुगर है ना, C12H22O11 ये हमारे पास है। इसका क्या करवा दिया, हाइड्रोलिसिस करवा दिया, H2O लिक्विड, ये भी क्या है हमारा लिक्विड, मतलब ये केन शुगर का सोल्यूशन है, ये शुगर सोल्यूशन है, ठीक, लिक्विड फॉर्म में ये लिक्विड है। हाइड्रोलिसिस करवाएंगे किसके प्रेजेंस में, H2SO4, ठीक। कोई तो भी एसिड चाहिए होता है, ये भी किस फॉर्म में होगा, लिक्विड के फॉर्म में होगा। यहाँ से क्या मिलेगा, C6H12O6 मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, ग्लूकोज। और यहाँ पे हमें मिलेगा C6H12O6, जिसको हम बोलेंगे क्या, फ्रुक्टोज, ठीक। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिला और यहाँ पे जो हमारा रिएक्टेंट है, देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, किस फॉर्म में बन रहा है, उससे हमें लेना देना नहीं, क्योंकि डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि भाई रिएक्टेंट और कैटलिस्ट हमारा किस में होना चाहिए, सेम फेज में। हमारा रिएक्टेंट लिक्विड फेज में है, हमारा कैटलिस्ट किस में है, लिक्विड फेज में। इसका मतलब ये क्या है, होमोजेनस कैटालिसिस है, ठीक है। तो ये हुआ होमोजेनस कैटालिसिस के बारे में। अब बात करते हैं किसके बारे में, हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ठीक। हेट्रोजेनस कैटालिसिस का मीनिंग क्या होगा कि व्हेन यहाँ पे दोनों सेम फेज में थे, यहाँ पे दोनों क्या होंगे, अलग अलग फेज में होंगे, तो उसे क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस कैटालिसिस। वहाँ पे मैंने बताया भी था जब मैं पहली प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने कैटालिस्ट लिया था जो सॉलिड फेज में प्रेजेंट था। तो वो एग्जाम्पल किसका बनेगा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस का। देखते हैं, तो व्हेन रिएक्टेंट and catalyst are present in different phase, अलग अलग फेज में होंगे, तो उस टाइम पे उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलेंगे हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ठीक। एग्जाम्पल के तौर पे यही उठा लेते, पहला वाला 2O ले लिया क्या, SO2 प्लस ऑक्सीजन O2, इससे क्या बन गया 2 of SO3। यहाँ पे मान लो हमने यूज किया कैटालिस्ट एज ए प्लेटिनम सॉलिड, या फिर इसको हम कैटालाइज इससे भी कर सकते हैं, V2O5 दैट इज वैनेडियम पेंटॉक्साइड से भी कर सकते हैं। ये भी किस फॉर्म में होता है, सॉलिड, ठीक। और इस प्रोसेस को दैट इज कन्वर्जन ऑफ SO2 इनटू द SO3 विद द हेल्प ऑफ प्लेटिनम या फिर वैनेडियम पेंटॉक्साइड, इसे हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी बोलते हैं। अब देखो कॉन्टैक्ट प्रोसेस जो है इट इज यूज फॉर प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। और उसी के दौरान ये कन्वर्जन होता है, ठीक। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस के दौरान ये क्या हो रहा है, पूरा रिएक्शन हो रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये गैस में है, ये गैस में है, और ये क्या है, गैस में, लेकिन हमारा कैटालिस्ट किस में है, सॉलिड। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है, सॉरी रिएक्टेंट और कैटालिस्ट जो है हमारा, वो अलग अलग फेज में है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम बोलेंगे क्या, हेट्रोजेनस कैटालिसिस, ठीक। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो हमने हेबर प्रोसेस ले लिया, N2+3 ऑफ क्या है, H2, ये गैस था, ये भी गैस था, हमने इसको रिपीट किया है बार बार, ठीक। यहाँ पे हम क्या यूज किया था, आयन एज ए सॉलिड। तो ये सॉलिड है, ये गैस बना, और यहाँ पे क्या बनता है, 2 ऑफ NH3। तो प्रोडक्ट भी जो होता है हमारा गैस में ही होता है। तो ये गैस फेज में, ये गैस फेज में, रिएक्टेंट गैस फेज में, और लेकिन हमारा कैटालिस्ट सॉलिड में है। तो ये क्या हो रहा, हेट्रोजेनस कैटालिसिस हुआ, ठीक। उसके अलावा और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये हुआ हमारा क्या, हेबर प्रोसेस। आपको नाम याद रखना है, हेबर प्रोसेस, जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, कॉमन प्रोसेस जो पूछी जा सकती है कि भाई ये हेबर प्रोसेस या कॉन्टैक्ट प्रोसेस में जो ये जो रिएक्शन आती है वो होमोजेनस में आती है कि हेट्रोजेनस में आती है। तो ये और एग्जांपल देख लेते हैं ओसवाल्ड प्रोसेस का। अब ओसवाल्ड प्रोसेस इज यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड, ठीक। कॉन्टैक्ट प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये किसके लिए है, नाइट्रिक एसिड के लिए। अब इसमें रिएक्शन क्या होती है वो देखो,
रिएक्शन ये है कि हमारे पास अमोनिया होगा NH3, इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें फाइनली यहाँ पे मिलेगा नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या मिलेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड मिलेगा, प्लस यहाँ पे मिलेगा क्या, H2। क्या मिल जाएगा, H2। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5 होगा, ठीक, और यहाँ पे क्या बनेगा, 4 ऑफ NO बनेगा, और बाकी जो बचेगा वो बनेगा क्या, वाटर। बाकी क्या बनेगा, यहाँ पे वाटर बनेगा। तो आप देख रहे हो इसमें ये जो अमोनिया है वो किस फॉर्म में है, गैस, ये भी किस फॉर्म में है, गैस। और इस ओसवाल्ड प्रोसेस के दौरान जो हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, प्लैटिनम सॉलिड। हमें लेना देना किससे है, सिर्फ रिएक्टेंट और हमारे कैटलिस्ट से। अब आप रिएक्टेंट में देखो ये क्या है, गैस, कैटलिस्ट हमारा क्या है, सॉलिड। तो ये प्रोसेस क्या बना, हेटेरोजेनस कैटालिसिस। ये जो रिएक्शन है या फिर ये जो कैटालिटिक रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन हुआ, हेटेरोजेनस कैटालिसिस हुआ, ठीक है। तो ये हुआ किसके बारे में, हेटेरोजेनस कैटालिस्ट, और ये है किसके बारे में, होमोजेनस कैटालिस्ट। अब ये दो मेन प्रोसेसेस हम पूरे टॉपिक में स्टडी करते हैं आगे भी। इसके अलावा भी कॉम्पिटिटिव में आपको कुछ प्रोसेसेस पूछी जा सकती हैं, वो देखते हैं। जैसे आपको वो पूछ सकता है होमोजेनस हेटेरोजेनस के अलावा कि व्हाट इज मीन बाय इंड्यूस्ड कैटालिसिस, व्हाट इज मीन बाय इंड्यूस्ड कैटालिसिस, या फिर आपको वो पूछ सकता है व्हाट इज मीन बाय ऑटो कैटालिसिस, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटो कैटालिसिस। नाम से आपको पता चल रहा होगा ऑटो कैटालिसिस। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई रिएक्शन होगी तो उस रिएक्शन में हम एक्सटर्नल कैटालिस्ट कोई ऐड ही नहीं करने वाले, ठीक। सो बाहर से हमें कैटालिस्ट ऐड करने की जरूरत नहीं है, इन सीटू कैटालिस्ट वहां पे डेवलप होगा, ठीक। आप इस टर्म को याद रखिए, इन सीटू, ठीक। इन सीटू का मतलब क्या है, रिएक्शन के दौरान या फिर किसी प्रोसेस के दौरान ही कुछ क्रिएट होना, उसे क्या बोलते हैं, इन सीटू। तो इन सीटू देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कैटालिस्ट। तो यहाँ पे मान लो कोई रिएक्शन अगर आपके पास है, A प्लस बी गिव्स व्हाट, प्रोडक्ट। जब आप A और B इनिशियली लोगे तो उस टाइम पे आप यहाँ पे कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं करोगे और रिएक्शन होगी, स्लो होगी लेकिन होगी। जैसे रिएक्शन होगी थोड़ा सा क्या बनेगा, प्रोडक्ट। जैसे ये प्रोडक्ट बनेगा, दिस प्रोडक्ट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ये प्रोडक्ट जो होगा इट विल एक्ट एज व्हाट, कैटलिस्ट। तो प्रोडक्ट जब कैटलिस्ट एक्ट होगा और जैसे प्रोडक्ट बनेगा ये यहाँ पे आ जाएगा कैटलिस्ट करके, और वैसे ही इस रिएक्शन को क्या करवा देगा, स्पीड अप करवा देगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। समझ में आ रहा है आपको, समझना है ना कि प्रोडक्ट जो है वो खुद ही कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा यहाँ पे, ठीक। तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्पीड अप हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। ऑटो कैटलिस्ट का मतलब समझ में आया, ठीक। द कैटालिसिस लिखवा देता हूं मैं यहाँ पे, द कैटालिसिस in which product is acting as catalyst, मतलब no external catalyst is added, इसे क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस। एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास H2SO4 है, इसकी हमने रिएक्शन करवा दी KMnO4 के साथ, मतलब एसिडिफाइड हमारे पास क्या है, KMnO4 है, ठीक। और इस एसिडिफाइड KMnO4 की रिएक्शन हम करवा रहे हैं ऑक्जेलिक एसिड के साथ H2C2O4। ये क्या है हमारा ऑक्जेलिक एसिड, ये KMnO4, ये H2SO4, मतलब एसिडिफाइड हमने KMnO4 लिया और यहाँ पे क्या लिया, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड लिया है, ठीक। अब जब मैं इनकी रिएक्शन करवाऊंगा तो ये मैंने मान लो कितना लिया, 5, ठीक, और ये मैंने लिया है 2 और ये लिया है कितना, 3। रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे मुझे मिलेगा K2SO4, क्या मिल जाएगा, K2SO4 प्लस मिलेगा MnSO4 प्लस क्या मिलेगा, MnSO4 प्लस यहाँ मिलेगा 10CO2 प्लस मिलेगा 8H2। ये गैस है, ये लिक्विड बना यहाँ पे, ठीक। ये जो K2SO4 सॉल्ट है ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा और ये हमें क्या मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, ठीक।
तो यहाँ से आप देखो प्रॉपरली, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो KMnO4 H2SO4 जो ऑक्जेलिक एसिड की जब रिएक्शन होती है तो वो स्लो होती है, बहुत ही स्लो होती है। लेकिन जब भी थोड़ी बहुत भी रिएक्शन होगी और जैसे ही ये प्रोडक्ट बनेगा MnSO4, क्या बनेगा, MnSO4 बनेगा, तो ये प्रोडक्ट जो है एक्ट करेगा एज ए कैटलिस्ट और इस रिएक्शन को क्या कर देगा, स्पीडअप, क्या कर देगा, स्पीडअप कर देगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो ये प्रोडक्ट विल एक्ट एज ए कैटलिस्ट इन दिस केस। समझ में आ रहा है? तो ये होता है क्या, ऑटो कैटालिसिस। दूसरा आता है कैटालिसिस में टाइप, दैट इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड कैटालिसिस। उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। ठीक, इंड्यूस्ड कैटालिसिस का मतलब क्या है, यहां पे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि कोई हमारे पास रिएक्शन है, वो रिएक्शन हो नहीं पा रही है या फिर बहुत ही स्लो हो रही है, लेकिन दूसरी ऐसी रिएक्शन है जिसमें उसी में से एक रिएक्टेंट अब यूज कर रहे हैं लेकिन वो बहुत फास्ट हो रही है। तो वो फास्ट रिएक्शन जो स्लो रिएक्शन है उसको बूस्ट करती है और उसका रेट बढ़ाती है, तो उसे हम बोलते हैं क्या, इंड्यूस्ड कैटालिसिस। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक, तो ऐसा समझ लो इसको, इंड्यूस्ड कैटालिसिस को, द रिएक्शन या फिर ऐसे लिख दो इसको कि वन रिएक्शन इंक्रीजेस द रेट ऑफ अदर रिएक्शन। हमारे पास एक रिएक्शन होगी जो दूसरे रिएक्शन का रेट क्या करेगी, बढ़ाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड कैटालिसिस बोलेंगे। एग्जांपल देंगे तो समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, ठीक, मान लो हमारे पास मर्क्यूरियस क्लोराइड है HgCl2, ठीक, HgCl2 है, HgCl2 की रिएक्शन जो है ऑक्जेलिक एसिड के साथ, किसके साथ, ऑक्जेलिक एसिड के साथ, ये बहुत ही क्या होती है, स्लो होती है, ये बहुत ही क्या होती है, स्लो। लेकिन अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड लूं, क्या लूं, ऑक्जेलिक एसिड, और इसको रिएक्ट कर दूं किसके साथ, KMnO4, तो ये रिएक्शन बहुत ही क्या होती है, फास्ट, रिएक्शन क्या होती है, बहुत फास्ट। अब मान लो कि आपको ये रिएक्शन भी करवानी है, ये रिएक्शन तो भाई स्लो है, तो हमें इसमें कैटलिस्ट ऐड करना पड़ेगा, और आपको मान लो कैटलिस्ट नहीं ऐड करवाना, तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास ये रिएक्शन है जो फास्ट होती है और इसमें भी हम यूज क्या कर रहे हैं, ऑक्जेलिक एसिड, और यहाँ पे भी हम यूज क्या करने वाले हैं, ऑक्जेलिक एसिड। तो एक काम करते हैं, एक कंटेनर लेंगे, कंटेनर में हम क्या डालेंगे, दोनों डालेंगे, ये डालेंगे और ये भी डालेंगे, तो हम इसमें क्या डालेंगे, HgCl2 भी डालेंगे और साथ साथ में यहाँ पे KMnO4 भी डालेंगे, ठीक, और फिर इसमें ऐड कर देंगे क्या, ऑक्जेलिक एसिड। तो जब हम इसमें ऑक्जेलिक एसिड को ऐड करेंगे तो ये ऑक्जेलिक एसिड इसके साथ तो पहले रिएक्ट नहीं होगा, बहुत स्लो है, रिएक्ट किसके साथ होगा, KMnO4 के साथ। KMnO4 के साथ रिएक्ट होकर जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो भी रिएक्शन कैरी आउट होगी, वो रिएक्शन फास्ट है, तो ये वाली जो रिएक्शन होगी इन दोनों के बीच में, ये रिएक्शन फिर इन दोनों के बीच की रिएक्शन को क्या करेगी, बूस्ट करेगी, और ये रिएक्शन भी पॉसिबल हो पाएगी। तो इस रिएक्शन का भी रेट जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये रिएक्शन इस रिएक्शन को क्या करवा रही है, बूस्ट करवा रही है। अगर ऐसा कहीं होता है तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस कैटालिसिस। इस टाइप की पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस कैटालिसिस बोलते हैं। तो आपको इंड्यूस कैटालिसिस की इसमें ऐसे याद रखना है कि एक रिएक्शन दूसरे रिएक्शन की रेट को बढ़ाती है, ठीक। तो ये हुआ ऑटो कैटालिसिस और किसके बारे में, इंड्यूस कैटालिसिस के बारे में। इसके अगले वाले क्लास में हम देखेंगे जो एड्सॉर्प्शन थ्योरी है कैटालिसिस की, ठीक है। थैंक यू।